अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन अपडेट्स और न्यूज़ के ऊपर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूं। मेरे दोस्तों भाइयों, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, मेरा एनालिसिस सही भी हो सकता है। तो मेरे एनालिसिस, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी न्यूज़, मेरी अपडेट्स को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी। आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा वो इन्वेस्ट करना है जिसके गुम हो जाने या लास्ट हो जाने से आपको कोई परेशानी ना हो। क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। अगर मार्केट की तरफ आप नज़र डालें तो मार्केट ने फिर कल डिप लिया। गो के बहुत बड़ा डिप नहीं था, छोटी सी एक करेक्शन आप उसको कह सकते हैं। क्या दोबारा मार्केट मज़ीद नीचे डिप करेगी उसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा जो डिप किया, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो जो मैंने 2-3 दिन पहले की जो एक पैटर्न ड्रा किया था और उस पैटर्न पे मैं 2 दिन गुफ्तगू भी की, उस पैटर्न को देखें तो यूं लगता है कि जैसे मार्केट शायद उसी पैटर्न की रिस्पेक्ट कर रही है। ये देखें, यहाँ से ऐसे मार्केट नीचे आई और फिर वैसे ही मार्केट उसी तरह जिग जैग बना रही है जिसका मैंने आपको 2-3 दिन पहले जिक्र किया था। गो के मार्केट मैंने आपको कहा था कि यहाँ ये वाले स्ट्राइड के ऊपर आएगी तो फिर हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बुलिश हुई है। अब चूंकि इस स्ट्राइड तक नहीं पहुंची है, इस लहर को, इस 40,000 की प्राइस तक नहीं गई है, यहाँ पे ही बिटकॉइन की प्राइस को रेजिस्टेंस नज़र आया 39,000 की प्राइस के ऊपर। तो इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो ये देखें, यहाँ से ऐसे लो जो स्ट्राइड थी यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से अगर तो नीचे जाती है तो अगेन ये पैटर्न जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। फिर किसी और पैटर्न पे क्रिप्टो मार्केट जो है वो मूव होएगी, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं किया है। वो मुझे देखना पड़ेगा, पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो अगर इसको यहां से मार्केट फिर ऊपर चले जाती है, जैसे कि यहां से ऐसे लोअर हाइज इसने बनाया, क्योंकि अब लोअर हाइज यहां पे अगर 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 यहां से मार्केट दोबारा नीचे नहीं जाती है और यहां से ऊपर जाना शुरू कर देती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये लोअर हाइज बना रही है, जैसे कि यहां पे, फिर लोअर हाई यहां पे, और अब अभी ये जो बन रहा है लोअर हाई यहां पे। अगर यहां से मार्केट नीचे नहीं जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद ये आहिस्ता आहिस्ता अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रही है, इस पैटर्न की रिस्पेक्ट कर रही है। आज 31 जनवरी 2022 है, यानी 2022 का जो पहला महीना है उसका आखिरी दिन है। और आज के दिन की अगर मंथली कैंडल का जायजा लिया जाए, बिटकॉइन को हम मंथली कैंडल वाइज देखें तो आपको तीनों पिछले माह यानी जनवरी का, दिसंबर का और नवंबर का आपको मार्केट बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बुलिश ही नजर आई है। और नवंबर के महीने में ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ये सेम यही पैटर्न है जो आपको पिछले साल अप्रैल में नजर आया। फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन की प्राइस ने अप्रैल में $65,000 की वैल्यू को टच किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लोगों ने अपना सरमाया प्रॉफिट कैश आउट करवाने की कोशिश की। मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई। फिर उसके बाद इलन मस्क ने, फिर चाइना फंड आ गया, वो माइनिंग माइग्रेशन, जो ग्रेट माइनिंग माइग्रेशन जो क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री में बोला जाता है वो हुआ। फिर ये सारा कुछ ऐसे नीचे हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आना शुरू होगी। अब इस पैटर्न को शो करवाने का मकसद ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की हैं, अगर आप इन ट्रेंड लाइन को देखें तो यूं ऐसे लग रहा है कि शायद बिटकॉइन ने अपनी ये जो मंथली कैंडल बनानी थी, 3 मंथली कैंडल्स अगर लास्ट पैटर्न को देखा जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है फरवरी के महीने में वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो ओबियसली उसकी प्राइस जो है बिटकॉइन की, उसने अपना जो लोएस्ट बनाना था इस मंथ में वो अपना बना लिया है, यानी 33,000 इस माह का लोएस्ट प्राइस होगी। और अगर ऊपर चले जाती है तो फिर मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। अब बिटकॉइन की प्राइस बुलिश होगी या नहीं, इस बारे में मैं आपके साथ नायब बुकीले की एक ट्वीट शेयर करना चाहता हूं। अब नायब बुकीले कौन है? वो एक मुल्क के सदर मुमलिकत ऑफ एल सल्वाडोर आप कह सकते हैं। अब एल सल्वाडोर का नाम मेरी तरह आप में से मोस्टली पहली बार जिंदगी में सुना होगा। और एल सल्वाडोर को ये जो अननोन कंट्री है, जो उसका अननोन सदर है, 50-60 लाख की आबादी का एक मुल्क है, उसको रिकग्निशन, जो ग्लोबल रिकग्निशन दिया है वो बिटकॉइन ने दिया है। और बिटकॉइन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कल की रिपोर्ट है, IMF ने कहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 3.5% या 3.2% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने प्रोजेक्ट किया IMF ने। और मैंने आपको पिछले कई बुलेटिन में एल सल्वाडोर के बारे में जो रिकग्निशन दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सारी की सारी जस्ट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन के। उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया। वो फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस किया और उसके साथ उसने उम्मीदें बांधी है। लेकिन उसकी ट्वीट क्या है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
देर आर मोर देन 50 मिलियनर्स इन वर्ल्ड, यानी दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मिलियनर हैं, जिनके पास 10 लाख डॉलर से ज़्यादा की अमाउंट पड़ी हुई है। इमेजिन कि अगर हर मिलियनर सिर्फ एक बिटकॉइन बाय करने का इरादा रखता है तो क्या होगा। अब बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, उस 21 मिलियन में भी 90% ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, यानी ऑलरेडी किसी न किसी बंदे के पास है, इन्वेस्टर के पास है, बाकी सिर्फ 10% है। और आप इमेजिन करें, ये नायब बकुले ने जो लास्ट में स्टेटमेंट दिया, अ जाइगेंटिक प्राइस इंक्रीज इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कि बिटकॉइन की प्राइस कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब ये सारा एक मार्केट में फोमो क्रिएट होगा। आप इमेजिन करें 90% तो ऑलरेडी इन्वेस्टर के पास है, माइकल सेलर की कंपनी के पास कोई सवा लाख बिटकॉइन उनके पास है, फिर एक्सचेंजेस के पास 4 लाख 3 लाख बिटकॉइन तो उनके पास है। तो बाकी जो पीछे सिर्फ 1-2-4 मिलियन, मेरा ख्याल है मैक्सिमम कोई 2 मिलियन की सप्लाई है जो कि अभी माइन होनी है, और वो भी माइन जो है किसी की विल के मुताबिक नहीं कि आज ही डिमांड बढ़ गई है तो भाई बिटकॉइन को दोबारा माइन कर लिए। नो सर, हर 10 मिनट बाद एक बिटकॉइन मार्केट की सर्कुलेशन में आएगा। तो ये डिमांड, जब ये जो नायब बकुले की कैलकुलेशन है कि अगर इन 50 करोड़ मिलियनेयर में से अगर हर बंदा सिर्फ एक बिटकॉइन मांगने की जस्तजू रखे या उसकी डिमांड पैदा करे तो मार्केट में 50 मिलियन बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है। अब कहां 50 मिलियन और कहां 1-2 मिलियन, तो आप इमेजिन करें बिटकॉइन की प्राइस कहां जाएगी। तो ये जाहिर बात है, ये जो नायब बुकीले की इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो उसने शॉर्ट टर्म माइंड में रख के नहीं कि यार मेरे टेन्योर के अंदर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, नहीं, उसने ओबियसली वो किया हुआ है कि कम से कम 5 से 10 साल के अंदर अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ उसकी रेपुटेशन में इजाफा करेगी बल्कि उसके मुल्क के बेनिफिट में भी होगा। अच्छा, ये ब्रैड शेरमैन है, ये कांग्रेसमैन है अमेरिका के, और जो यूएस डॉलर है उसकी जो दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी जो हेजेमनी है, उसकी जो पावर है, उसके बड़े प्रोपोनेंट है। वो भी जो हेली क्लिंटन है उसकी तरह बिटकॉइन को एक नेशनल थ्रेट समझते हैं। हमारे यहाँ भी जो FIA और सेंट्रल बैंक ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है, उन्होंने भी कहा कि ये कौमी मफादात के खिलाफ है क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन वगैरह। और साथ उसने चाइना का रेफरेंस दिया। इस वीडियो में मैं वो भी ज़रा इन्फॉर्मेशन आपकी थोड़ी करेक्ट करना चाहता हूँ, वो भी बाद में। लेकिन इन्होंने कहा जी कि बिटकॉइन को मैं चाहता हूं कि जितने बिल बिटकॉइन के अगेंस्ट या क्रिप्टो मार्केट के अगेंस्ट पैदा होंगे, मैं उसको लाजमी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें अमेरिका एक थानेदार है। और अमेरिका अपनी इकोनॉमी के जरिए, चूंकि जितनी इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं वो डॉलर की सूरत में हो रही हैं, डॉलर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है ट्रांजैक्शन का। तो इसके बकौल अगर बिटकॉइन को हम परमिशन दे देते हैं या क्रिप्टो मार्केट को परमिशन दे देते हैं, तो ये हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हमारा जो स्टेक है, जो हमारी पावर है, जो हमारी थानेदारी है, वो रिप्लेस कर देगा बिटकॉइन। और बिटकॉइन की चूंकि कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, तो जिस सेंट्रल बॉडी के जरिए यानी जिस पैसे के जरिए हम सारी दुनिया को कंट्रोल करते थे, वो कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये कंसर्न उसका बहुत लेजिटिमेट है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ कर नहीं सकता। वो कैसे, मैं आगे जाके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन चाइना की मैं आपको बात बता दूं। चाइना पायलट्स नेशन वाइड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ओवर रियल वर्ल्ड यूज केसेस। हमारी जो FIA डिपार्टमेंट और सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई, मुझे उसके इक्तबास से वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मैंने उस इंफॉर्मेशन को मैंने मतलब अंडरस्टैंड किया, वो कहा यही जा रहा था कि चाइना ने बैन किया है, सऊदीया ने बैन किया है, इस वजह से हमें भी बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करना चाहता हूँ। चाइना ने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज सर्विसेज को बैन किया है। चाइना के अंदर अगर आप बिटकॉइन होल्ड करना चाहते हैं या कोई भी करेंसी आप लेके होल्ड करना चाहते हैं, तो चाइना में उस पे बैन नहीं है। चाइना ने माइनिंग पे बैन लगाया है, चाइना ने एक्सचेंजिंग यानी ट्रेडिंग, P2P की ट्रेडिंग, इस तरह की ट्रेडिंग पे बैन लगाया है। अदरवाइज क्यों लगाया? क्योंकि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करके आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में सबसे आगे होना चाहता है। वो जो बिटकॉइन, जो कि मैं आपको बताया था कि क्रिप्टो मार्केट आने वाला नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करेगी। 2 ब्लॉक्स दुनिया के होंगे, एक साइड पे
वो कंट्रीज का ग्रुप होगा जो कि क्रिप्टो मार्केट और इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला होगा, और दूसरी साइड पे इसके मुखालफिन होंगे जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुद कम होके दूसरे ब्लॉक में आते नजर आएंगे, और फिर दोबारा यूनानिमस एक तरह की ग्लोबल मूवमेंट होगी इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके। वो मैं आगे जाकर मजीद डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन चाइना क्या कर रहा है वो मैं आपके साथ पहले थोड़ा शेयर कर लूं। द साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ एन इन हाउस एफर्ट्स टू एक्सपेडाइट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एंड इनोवेशन क्रॉस 15 जोन्स एंड 164 एंटिटीज। यानी उनकी जो ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर, उनकी गवर्नेंस, मैं बल्कि सारे आपको जोन्स बता देता हूं जिन जोन्स में जाके वो अभी काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया को ये इंप्रेशन दिया हुआ कि शायद उन्होंने क्रिप्टो बैन कर दिया, क्रिप्टो गलत है, क्रिप्टो स्कैम है, फ्रॉड है। नहीं 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 भाईजान, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस इंडस्ट्री को मजीद अपने सिस्टम को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने मुआशरे को, अपनी मईशत को डेवलप करने पर फोकस किया हुआ है। दुनिया को ये इंप्रेशन गया कि शायद चाइना क्रिप्टो के खिलाफ है। चाइना क्रिप्टो के खिलाफ नहीं है। अब द की एरियाज कौन से हैं ब्लॉकचेन के की एरियाज जिस पे चाइना खुद काम कर रहा है? उन्होंने डेवलपमेंट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, जितनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका सारा डाटा जो है वो सारा ब्लॉकचेन के ऊपर ले जाएंगे। ये आपको शब्बर ज़ैदी साहब जो चीखते नजर आ रहे हैं अक्सर टॉक शो पे जाके, वो कहते हैं जी कि अगर हमारे यहाँ जो FBI कुछ ऐसा निज़ाम डिवाइस कर ले जिसमें जितनी मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल में सेल तक हर प्रोडक्ट की अगर ट्रेसेबिलिटी हो, कुछ इस तरह की चिप बनाई जाए कि FBR जो है या कोई भी इदारा अगर उसको ट्रेस आउट करना चाहे तो उसके लिए बहुत आसानी हो, तो ब्लॉकचेन के अंदर ये सोल्यूशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग चाइना क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सारी अपनी इंडस्ट्री को ले जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके बाद एनर्जी सेक्टर को उधर ले जाएगा। गवर्नमेंट डाटा शेयरिंग, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ जो डाटा शेयरिंग करते हैं उसको सारा ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जा रहे हैं। और इमेजिन करें यहाँ पे जो खतो खताबत होती है, ईमेल्स होते हैं, फोन्स होते हैं, वो सारी चीजें जब ब्लॉकचेन के ऊपर इम्यूटेबल कम्युनिकेशन होगी, यानी ऐसी कम्युनिकेशन ना तो कल को कोई इदारा या कोई उसका फर्द उससे इनकार कर सकेगा, ना ही उसको कोई चेंज कर सकेगा। तो इस तरह की सारी कम्युनिकेशन को वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं। और जितनी उनकी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को भी, जैसे लैंड रेवेन्यू को या इस तरह की जो और लॉ इन्फोर्समेंट, अपनी टैक्सेशन को, क्रिमिनल ट्रायल्स को, इंस्पेक्शन, कॉपीराइट, सिविल राइट, ह्यूमन सोसाइटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिस्क कंट्रोल मैनेजमेंट, इक्विटी मार्केट एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस, जितनी अब बचा क्या है, मतलब वो सारे का सारा अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या जितना सोशल स्ट्रक्चर है उसको ऑलमोस्ट सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ डेवलप कर रहे हैं। और पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि शायद उन्होंने वो क्रिप्टो के अगेंस्ट है। वो क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है भाईजान अभी वो, और होंगे भी नहीं। अब मैं आता हूं, मैं आपके साथ एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूं। ऐसे पाकिस्तान में अफराद जो ये समझते हैं कि शायद क्रिप्टो हमारे कौमी मफाद के लिए एक थ्रेट है, एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दे के इस बात को सम अप करना चाहता हूं। क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इसको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जो कि आके जो रवायती टेक्नोलॉजी होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसको तबाह करके उसको नया एक पैराडाइम डिफाइन करती है। और जो कंट्रीज उस नए पैराडाइम में, वो जो अफराद, जो इदारे या जो मुमालिक उस नए पैराडाइम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उस टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल इसी तरह है। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी ने आके एकदम जितनी हमारी रवायती टेक्नोलॉजीज थी उस सारी टेक्नोलॉजी को एक तरह का डिसरप्ट कर दिया और साथ एक नया पैराडाइम मुतारफ करवाया कि अब इंसान को सेंट्रलाइज, एक कंट्रोल तरीके से फाइनेंस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हमें वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन, हमें वैल्यू की ट्रांसमिशन, हमें वैल्यू की स्टोरेज के लिए हमें किसी सेंट्रल बॉडी बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स की जरूरत नहीं है। ये काम हम कंप्यूटर कोड्स के जरिए कर सकते हैं और ऐसे तरीके से कि जिसको कोई बंदा अमेंड भी नहीं कर सकता। अब इस टेक्नोलॉजी को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, बल्कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। वेस्टर्न यूनियन का आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। वेस्टर्न यूनियन का अभी आपके साथ तारुफ जो होगा वो आप में से ज्यादातर यही समझते होंगे कि ये एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, फॉरेन रेमिटेंस। अगर किसी ने दूसरे मुल्क से हमारे यहाँ फॉरेन रेमिटेंस भेजना है तो वो वेस्टर्न यूनियन की सर्विस यूज कर सकता है। ना 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 भाईजान, ये तकरीबन 1.5 सदी पुरानी ये कंपनी है वेस्टर्न यूनियन। सबसे पहले ये एक टेलीग्राफ हुआ करता था, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर किसी ने खतो किताबत करनी होती थी या एक शहर से दूसरे शहर, तो सबसे जो पॉपुलर
उस वक्त कंपनी थी। ये 1800 की मैं बात कर रहा हूँ, 1800 की आखिरी 1 2 3 दहाइयों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त सबसे जो पॉपुलर थी वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफ के नाम पे थी। जब जो ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया तो उसकी जो पेटेंट था तकरीबन उस वक्त $1 लाख का था। तो जब इनके पास ऑप्शन आई, इनके पास उस वक्त सरमाया भी था और एकदम टेलीफोन ने आके इंडस्ट्री जो खतो खताबत की इंडस्ट्री थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। जैसे आजकल क्रिप्टो करेंसी जो है हमारे रवायती बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को डिस्टर्ब कर रही है। तो उस वजह से ये सारे बैंकिंग से रिलेटेड या पावर कॉरिडोर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको परेशानी है, क्योंकि एक को अपने सरमाए की टेंशन है और दूसरे को अपनी पावर चले जाने की टेंशन है। तो जिस तरह आज क्रिप्टो दूसरी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर रही है, इसी तरह टेलीफोन जब आया तो उसने आके खतो खताबत की जो इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब किया। तो उस वक्त अगर वेस्टर्न यूनियन उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता तो आज वेस्टर्न यूनियन एक बड़ा श्रिंक अपना बिजनेस ना लेके चल रहा था, और वो भी क्रिप्टो करेंसी आज आके वो भी दफन कर रही है। आने वाले वक्तों में यूं समझ लें कि उनके कफन पे ये आखिरी कील ठोंकने वाली बात है। लेकिन मैं उसका हिस्ट्री थोड़ा आपको बता दूं। वेस्टर्न यूनियन ने कहा, उन्होंने ये लॉजिक पेश की, भाई ये जो टेलीफोन है ये तो मतलब ज्यादा से ज्यादा एक शहर से दूसरे शहर की कम्युनिकेशन के लिए है। हालांकि जिस बंदे ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क कम्युनिकेशन करनी है वो तो टेलीफोन की सर्विस नहीं दे सकता, तो हमें कोई खतरा नहीं है टेलीफोन से। और उस इंडस्ट्री को बुरा भला कहना शुरू कर दिया बजाय इसके कि उसमें इन्वॉल्व होते। और एक वक्त आया कि टेलीफोन आज इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन की वजह से आज लोग यहाँ मैं बैठा दुनिया के, पता नहीं आप दुनिया के किस कोने में बैठे हुए हैं, अगर मैं ये लाइव वीडियो कर रहा होता तो लाइव बैठ के आप मेरे साथ ना सिर्फ मेरी सारी गुफ्तगू सुन रहे होते बल्कि मेरे साथ आप कमेंट्स के जरिए कम्युनिकेट भी कर रहे होते। हम लाइव एक दूसरे के साथ वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बताना, दूसरे लफ्जों में आपको ये चाहता हूं कि जो बंदा नई आने वाली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता, उसकी मुखालफत करता है, देर सवेर टेक्नोलॉजी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। अब उबर की मिसाल ले लें, अब उबर के पास एक भी अपनी गाड़ी नहीं है। अब कोई बंदा जो रिक्शा चलाने वाला या फॉर एग्जांपल रिक्शा यूनियन जो है वो कहती है यार ये जब से उबर आए हैं इन्होंने तो किराए जो हैं इतने कम कर दिए हैं, लोग जो हैं हमें रिक्शा बुक करवाने की बजाय वो उबर पे बुकिंग करवा लेते हैं, क्योंकि वहां पे सारी जो रेट्स हैं, जो किराया है वो बड़ा कैलकुलेटेड आता है, हम तो अपनी मर्जी से लेते हैं, तो इसको उबर को बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। इसी तरह और दीगर कितनी इंडस्ट्रीज हैं। आप मिसाल ले लें, मीडिया के लिए मिसाल ले लें, अखबार जब थी आई तो अखबार का जो लेटेस्ट इंडस्ट्री आई रेडियो टेलीविजन, तो यूं लगा कि शायद अखबार जो है वो उसकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो वो अखबारात वो अखबार के बिजनेसमैन जिन्होंने जिन्होंने थोड़ा सा सेंस डेवलप की, उन्होंने अखबार के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट रेडियो टेलीविजन में भी कर ली। फिर अब रेडियो टेलीविजन के बाद नेक्स्ट डोर आ गया सोशल मीडिया का। अब जो अखबार, जो टीवी, जिस रेडियो का अपना सोशल मीडिया नहीं है वो इस इंडस्ट्री से पीछे है। तो इस वजह से दूसरे लफ्जों में कहना ये चाह रहा हूं, ये नेशनल थ्रेट नहीं है। अगर आप इसको नेशनल थ्रेट समझेंगे तो इसकी बेस्ट ऑप्शन ये नहीं है कि इसको बैन करके तो आप सोल्यूशन, अगर ये नेशनल थ्रेट उस वक्त है अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर देंगे, अगर आप इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके मजीद इन्वॉल्व होंगे तो आप अपने सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे। ये बैंक्स क्यों, अमेरिका के बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, वो क्यों क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? वो भी समझते हैं कि अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमने इसके साथ फाइट नहीं करना, हमने इसके अंदर इन्वॉल्व होके हमने खुद लर्न करना है कि कैसे इस इंडस्ट्री से हम मजीद मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं और कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो यही दूसरे लफ्जों में आपको ये सारी जो मैंने तमहीद बांधी है उसका मकसद सिर्फ समझाने का ये है, प्लीज इसको आप नेशनल थ्रेट ना समझे। ये नेशनल थ्रेट सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकता है अगर सारी दुनिया एक साइड पे हो जाती है और हम सिर्फ इक्का दुक्का चंद ममालक के साथ मिलके सिर्फ जिद बना के तो हम एक साइड पे हो जाए और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप ना होने दें अपनी कंट्री के अंदर। तो टेक्नोलॉजी को लाजमी अडॉप्ट करना चाहिए। आगे चलते हैं, बुलेटिन शायद आज का लंबा हो गया, मैं बुलेटिन को जल्दी से एंड करता हूँ। एप्पल और मेटावर्स जी, मेटावर्स से मुतल्लक ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं, डिसेंट्रलैंड है, माना है और कोई पता नहीं, चूँकि इसके ऊपर बड़े बड़े बिग टेक कंपनीज जो हैं जैसे कि फेसबुक ने भी उसमें एंट्री डाली है, एप्पल ने भी अब एंट्री डाली है। तो क्यों डाली है? क्योंकि ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे कि मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने कहा कि जो मेटावर्स की इंडस्ट्री है तकरीबन 8 ट्रिलियन की
ये मार्केट होगी। तो हर जो बिग टेक कंपनी है वो भी चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में वो भी अपना अपना कोई ना हिस्सा डाल के इधर से मजीद रेवेन्यू जनरेट करें। तो मेटावर्स के प्रोजेक्ट जो इस वक्त मार्केट में हैं, आप इसमें फिलहाल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देके। और ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यही कोई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें कि वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, तो मेटावर्स आने वाले वक्तों में एक ट्रेंडी इन्वायरमेंट है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हमेशा ट्रेंड्स पे मूव होती है। कभी जो डीफाई का हुआ करते था ट्रेंड, फिर एनएफटीज का, फिर इस तरह ट्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर वही मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकता है जो इन ट्रेंड को समझ के उनके ट्रेंड के साथ चलता है। अच्छा जी, ये टोकन फाई कि आप टोकन फ्री में क्लेम कर सकते हैं अगर आप लोगों का ओपन सी जो एनएफटी मार्केट प्लेस है वहां पे आपका अकाउंट है और आपने कभी ट्रांजैक्शंस की हैं। तो यहाँ पे आप ये मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक क्लिक करें और यहाँ पे अपना मेटामास्क कनेक्ट करें इस वेबसाइट के साथ। और उसके बाद अगर आपने एनएफटी में कोई ओपन सी में आपने कोई एनएफटी की बाइंग सेलिंग की है तो यहाँ से आप फ्री टोकन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, बाद में उसको आप दोबारा स्वैप कर सकते हैं।